वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 12th क्लास के जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। इसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो एक ही वीडियो में तो ऐसा नहीं है कि ये कवर हो जाएगा, बहुत लॉन्ग चैप्टर एक तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम एक वीडियो के सीरीज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर्स में, या जितने भी 12th क्लास के वायो के जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का। ठीक है, तो देखते हैं इस फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या होता है। देखिए, पहला जो चैप्टर है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर्स में पढ़ना है। मतलब ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उन सभी में जनन की क्षमता यानी जनन की जो प्रोसेस यानी मेथड जो होता है ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, अगर जनन की बात करें, ठीक है, जीव तो समझ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जनन की जो क्षमता होती है ये केवल और केवल किस में होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव प्राणी में होती है, न कि निर्जीव प्राणी में होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये जो मार्कर है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इसके पास ये क्षमता नहीं होगी क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये मतलब जीवित प्राणी नहीं है। जबकि ये जो जनन की क्षमता होती है, ठीक है, ये वाला ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर जनन होता क्या है यहाँ पे। अब 10 क्लास में भी अक्सर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 10 क्लास में आपको बेसिक चीज़ें बताई गई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा खखोर के पढ़ना होता है। खखोर के मतलब समझ रहे हैं, पूरा निचोड़ के पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनन क्या होता है। जनन को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब कोई जीव, ठीक है, अकेले या समूह में अपनी जैसे संतति को उत्पत्ति करता है या अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उस विधि को या उस प्रोसेस को हम लोग जनन के नाम से जानते हैं। जनन का ही देन है कि आज विश्व में पूरी प्रजातियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जनन का ही देन है कि आज हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, या जनन का ही देन है कि आज हम लोग पेड़ पौधों की जितनी प्रजाति आपके आसपास में दिख रही होगी उनका निर्माण हुआ है। आज जनन का ही देन है कि आपके पास जो माछी भिनिक रही है, माछी या जितने भी मच्छर हो गए वो सब बने हुए हैं। तो जनन बोला जा सकता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, मतलब विभिन्न जीवों के लिए ज़रूरी भी है और विभिन्न किसी किसी जीव के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे जो जीव हमारे लिए डेंजर खतरनाक है उनका जन्म ना हो तो सही रहेगा। ठीक है, जो जीव हमारे लिए क्या हो, डेंजर हो, उनका जनन अगर ना हो तो अच्छा रहेगा। जैसे कोविड-19 हो गया या ऐसे हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है, या मच्छरनी हो गया, इन सब का जन्म ना हो तो बहुत बेटर रहेगा। क्या कि ये हमारे खून चूसने वाले होते हैं, हमको मुआने वाले होते हैं। ये विभिन्न प्राणी जो इनोसेंट होते हैं उनको ये मारने वाले जीव होते हैं, तो इनका जन्म नहीं होगा तो सही रहेगा। ठीक है, आप क्या राय सोचते हैं इनके बारे में, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, वैसे जीव की उत्पत्ति यहाँ पे जितने भी जीव हैं ऑर्गेनिज्म, उन सब की उत्पत्ति जिस विधि द्वारा होती है उस विधि को हम लोग जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप अगर डेफिनेशन को लिखिएगा ना तो डेफिनेशन हम ऐसे बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा, बाकी हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप जनन के बारे में समझ गए होंगे। तो जनन एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा किसी भी जीव का निर्माण होता है। अब वो जीव चाहे वो उसके जैसा हो या किसी के दूसरे के जैसा हो। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग जनन के दो पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। एक होता है लैंगिक जनन, है ना, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में एसेक्सुअल, है ना, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जबकि जो लैंगिक जनन होता है इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं मतलब जनन के। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइनली लिखा है कि लैंगिक जनन के भी ऐसे 5-6-7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 7। बट आपको इस चैप्टर में मेनली 6 या 5 और लैंगिक जनन की विधि के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे कि लिखा है, तो अलैंगिक जो होता है, अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक लैंगिक का विपरीत होता है। देखिए, अलैंगिक जो होता है इसमें केवल अकेले जीव, कैसा जीव, अकेले, ठीक है, अलैंगिक जनन की विधि में कोई अकेले जीव अपनी जैसे संतति की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है, जनन की जो पहली विधि होती है अलैंगिक जनन, इस जनन की विधि में कोई अकेला ही जीव अपने जैसे संतान को क्या करता है, बनाता है, अपने जैसे जीव का निर्माण करता है। बस इसमें कंडीशंस क्या है देखिएगा। जैसे हम एग्जांपल करें कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है। ठीक है,
ये कोशिका जो होगी इसके जरूर न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, ठीक है यहाँ पे, यानी जिसमें डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये जो केंद्रक है इस कोशिका का, ये कोशिका अपने आप को स्वयं भी खंडित करेगी, ठीक है, या किसी भी मीडियम से अपने आप को खंडित करके, ठीक है, दो पार्ट कर देगी इसको। कितनी पार्ट? 2 पार्ट, ठीक है यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। बट न्यूक्लियस का जो आधा पार्ट है, ये केंद्रक है, आधा इसमें जाएगा, ठीक है, और इसका जो निचला पार्ट होगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है, इसके निचले पार्ट, इसमें भी आधा आधा क्या होंगे, मतलब दोनों में आधा आधा न्यूक्लियस का पार्ट जाएगा। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोशिका स्वयं किसी दूसरे की सहायता से नहीं, अपने आप से, ठीक है, अपने अपने आप को डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे, या हो सकता है कि 2 नहीं तो 10 बने या 12 बने, ठीक है, तो जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे, इन सभी पार्ट्स के द्वारा जब नई सेल का निर्माण होगा, क्या होगा, नई सेल का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग अलैंगिक जनन के नाम से मतलब बोला जाएगा यहाँ पे, अलैंगिक जनन के नाम से उसको जाना जाता है ना। तो आप यहाँ पे एक बार नोटिस कीजिएगा कि जो पहले वाली कोशिका थी, ये वाली जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, इस कोशिका को हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल, ठीक है। और इन दोनों कोशिका को हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं जनन कोशिका, सॉरी पेरेंट सेल को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यानी जैसे माता पिता का नाम नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे, पेरेंट सेल को बोलते हैं मातृ कोशिका, ठीक है, या इसको मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको मातृ कोशिका बोलते हैं, और इसको डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका, ठीक है, इसको पुत्री कोशिका नाम से जानते हैं। मतलब जिस कोशिका के द्वारा किसी का निर्माण हो रहा है, तो उस कोशिका को हम लोग पेरेंट सेल या मदर सेल के नाम से जानते हैं। जबकि इन कोशिका के दौरान जिन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है या जिन जीवों का निर्माण हुआ है, वो क्या कहलाएंगे? डॉटर सेल नहीं, डॉटर सेल कहलाएंगे। जैसे आप अपने माता पिता को क्या कहेंगे? डॉटर सेल, सॉरी पेरेंट सेल, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा आपको जन्म किया है, ठीक है यहाँ पे, तो वो पेरेंट सेल कहलाएंगे। जबकि आप जो उनके संतान है ना, तो वो आप संतान के अकॉर्डिंग आप उनको क्या कहेंगे? आपको क्या कहा जाएगा? डॉटर सेल। एग्जाम्पल और भी देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा जानवर है, ठीक है, जो अपने और भी जानवर की उत्पत्ति कर रहा है, तो जो जिन जानवर की उत्पत्ति कर रहा है वह जानवर क्या कहलाएगा? डॉटर सेल सॉरी पेरेंट सेल कहलाएगा। और जो उत्पत्ति हुए हैं, बने हुए हैं, उनको क्या कहा जाएगा? तो डॉटर सेल कहा जाएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, तो मान लीजिए एक ए जीव है, ठीक है, ये अपने द्वारा क्या करता है कि अलग अलग जीवों का निर्माण करता है। जैसे सी निर्माण कर दिया, उसके बाद डी निर्माण कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ए जो है ना, ये पेरेंट सेल कहलाएगा, और सी और डी जो है ये क्या कहलाएंगे? डॉटर सेल कहलाएंगे, ठीक है यहाँ पे। तो जो जीव बन रहा है वो क्या कहलाएगा? डॉटर सेल, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक और भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपसे अगर पूछे समझाएं, देखिएगा ध्यान से, तो रिप्रोडक्शन का मेन मतलब यहाँ पे समझाते हैं। दूसरे लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो दूसरे लैंग्वेज में समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए, री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण होना, यह प्रोडक्ट होता है, ठीक है। प्रोडक्शन वर्ड जो है ये किससे बना है? प्रोडक्ट से बना है, ठीक है, यानी उत्पाद से, ठीक है, उत्पाद। प्रोडक्ट वर्ड जो है प्रोडक्शन से बना होता है, प्रोडक्शन से प्रोडक्ट वर्ड बना होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है उत्पाद। उत्पाद का बार बार बनना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, या यहाँ पे लैंगिक अलैंगिक जनन कहलाता है। तो उत्पाद, ये उत्पाद कैसे होंगे? आप देखिएगा ध्यान से, ये उत्पाद जो है ये कैसे उत्पाद होंगे? तो ये उत्पाद होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग जीव होंगे, या लिविंग प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिविंग क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे, लिविंग प्रोडक्ट, क्योंकि ये जीवित होते हैं। आप भी अपने माता पिता के प्रोडक्ट ही कहलाएंगे, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आपका उत्पादन हुआ है आपके माता पिता के द्वारा। या कोई जीव जब किसी जीव की उत्पत्ति करता है, तो वह जीव जो उत्पत्ति हुआ है वह उसका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। हम भी प्रोडक्ट है, आप भी प्रोडक्ट है, बट हम लोग कैसे प्रोडक्ट है? तो लिविंग प्रोडक्ट है, यानी जीवित प्राणी है, ठीक है। जबकि हम किसी चीज़ को जब बनाते हैं तो वो नॉन लिविंग प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि
इन जनन के दोनों विधियों द्वारा जब किसी जीव का निर्माण होता है तो वो प्रोडक्ट होते हैं, बट वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं, तो लिविंग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में केवल अकेले ही कोई जीव क्या करता है कि अपनी संतति की उत्पत्ति करता है, अकेले, उसमें कोई दो विभिन्न लिंग वाले जीव भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक यहाँ पे। तो अलैंगिक जनन को आप समझ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे कि अलैंगिक जनन के इतनी सारी विधियाँ होती है। विखंडन होता है जिसको फिजन इंग्लिश में बोलते हैं, मुकुलन वर्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। उसके बाद विजाणु जनन जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, और पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या रीजनरेशन इसको बोला जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे अलैंगिक जनन का वो है विखंडन। इसको हम मिटा देते हैं, लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पहला जो पार्ट है यहाँ पे विखंडन, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए विखंडन की भी दो विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती है? दो, है ना। यहाँ पे विखंडन की दो विधियाँ होती है, देखिएगा। एक होता है द्विखंडन, एक होता है द्विखंडन, ठीक है। एक होता है बहुखंडन, बहुखंडन। इंग्लिश में इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। और इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल, ये मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो दो सेल को लेकर बना रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेल, ये जो उदाहरण बता रहे थे ना, ये उदाहरण किसके होंगे? बाइनरी फिजन के उदाहरणों के, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि विखंडन यानी फिजन के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन में एक अकेले ही जीव, ठीक है, अपने दो पार्ट्स बनाते हैं और दोनों पार्ट्स विकसित होकर फिर पहले वाले जीव बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो बाइनरी फिजन का उदाहरण यही होगा जो हम आपको बता रहे थे ना अभी। हालांकि इसका एग्जाम्पल जो होगा, ठीक है, इसमें अमीबा होगा, है ना। क्या होगा? अमीबा। तो अमीबा जो है ना, ये वाला अमीबा, ये इसमें भी आता है, बट कंडीशंस होता है। आप हमने कहा कि अमीबा जो होता है, ये अमीबा, ये एक कोशिकीय प्राणी है, और रियल में यहाँ विखंडन में केवल और केवल एक कोशिकीय प्राणी ही इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो बाइनरी फिजन का उदाहरण होगा अमीबा, ये इसमें भी होगा। बहुखंडन विधि का उदाहरण होगा, क्योंकि अमीबा हमने देखिए, द्विखंडन का मतलब कि दो ही पार्ट्स बनेंगे, बहुखंडन का मतलब कि दो से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अमीबा जो होता है कि ये दो भी खंड बनाता है और दो से ज़्यादा भी खंड बनाता है, बट उसके लिए कंडीशंस होते हैं कि किस कंडीशन के अनुसार अमीबा द्विखंडन करता है और किस कंडीशन के अनुसार बहुखंडन करता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं यहाँ पे द्विखंडन। द्विखंडन, ये अमीबा का जो एक शेप है यहाँ पे हमने बना रखा है, देखिएगा। इसका शेप तो फिक्स नहीं होता है, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया भी था आपको, ठीक है। ये एक अमीबा होगा, इस तरह के शेप में होते हैं, ठीक है, अमीबा, जो एक कोशिकीय प्राणी है ना। ये रहने देते हैं यहाँ पे, इतना समझिएगा। एक क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है अमीबा, ठीक है, एक कोशिकीय प्राणी। इसका शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये जो इसका स्यूडोपोडिया होता है ना, ये जो निकला हुआ भाग है, ये फिक्स नहीं होता, इसलिए इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। ये हमने पहले वीडियो में बता भी रखा है। तो अमीबा क्या करता है कि देखिए, जब भी कोई जीव अपने आप को विखंडित करेगा, तो जितने पार्ट्स में विखंडित करेगा, उसके हर पार्ट में डीएनए क्या होगा? जाएगा, यानी केंद्रक जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि ये अपने केंद्रकों से क्या करेगा? विखंडित करेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे काट देते हैं, जैसे भी चाहे वैसे भी काट सकते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं है। यहाँ से ऐसे ये काटेगा केंद्रक से होते हुए, तो इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट इधर और पहला पार्ट इधर। हो सकते कि ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से बने, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो इसमें भी आएगा न्यूक्लियस, ठीक है। और फाइनली इधर वाला जो पार्ट है, ये कुछ इस तरह से पार्ट बनेगा, तो इसमें भी केंद्रक आएंगे। अब ये पार्ट जो होगा ना, ये इधर से अपने आप को जोड़ लेगा फाइनली, ठीक है, इस तरह से। आज जोड़ने के बाद फाइनली एक और अमीबा बनाएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। और ये भी पार्ट अपने आप को क्या करेगा? इन्वॉल्व करके इसको बीच में जो भी होगा, इसका केंद्रक चला जाएगा बीच में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमीबा जो है, ये अमीबा ये दो पार्ट्स को बना रहा है, ठीक है। कितने पार्ट्स को बना रहा है? दो पार्ट्स को। तो ये केवल दो पार्ट्स को बनाता है, तो वैसे स्थिति में अमीबा द्विखंडन का उदाहरण होगा। अब देखिए, इसमें कंडीशन हम बता रहे थे आपको। कंडीशन ये होता है कि अगर अमीबा प्रतिकूल अनुकूल स्थिति में है, अनुकूल कहने का मतलब है कि आप जिस वातावरण को झेलते हैं,
ठीक है। उस वातावरण में अगर रह रहे हैं तो वो आपके लिए अनुकूल होगा। बट आप जिस वातावरण को नहीं झेलते हैं, नहीं चाहते कि हम इस वातावरण में, इस तरह के वातावरण इन्वायरमेंट में न रहें, तो वो आपके लिए वातावरण क्या होगा, प्रतिकूल कहलाएगा। तो अमीबा केवल जलीय जीव है, एक जलीय मृदु जलीय प्राणी है, तो जल में रहेगा तो इसके लिए अनुकूल होगा। जबकि इसको जल से बाहर निकाल दिया जाए या जल सूख जाए तो वैसे स्थिति में अमीबा के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रतिकूल स्थिति हो जाएगा। तो जब ये जल में रहता है ना, जल में, जलीय एरिया में, ठीक है, जब ये जल में रहता है, हाइड्रो प्लांट में रहता है जल में, तो वैसे स्थिति में ये द्विखंडन करता है। क्या करता है, द्विखंडन। जब अमीबा जल, यानी इसके लिए अनुकूल स्थिति है जल, क्योंकि ये जल में ही निवास करता है, तो ये जब जल में रहता है तो ये द्विखंडन करता है, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, और अपनी संतति को बनाए रखता है। अकेले संतति को बनाता है, ना कि इसमें किसी टीम को जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि अमीबा अगर जल की कंडीशंस में होगा, ठीक है, तो वैसन स्थिति में अमीबा द्विखंडन की काम विधि द्वारा अपनाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो जब इसके लिए प्रतिकूल स्थिति आएगा, प्रतिकूल का मतलब कि मान लीजिए कि जल के कंडीशंस ना हो, तो वैसे स्थिति में अमीबा अपने आप को बहुत सारे खंडों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ताकि ये अपनी संतति को बनाए रखे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि प्रतिकूल स्थिति जब मतलब जल ना हो, तो वैसे स्थिति में थोड़ा सा जल बचा हो, पानी जब सूखता रहता है तो वैसे स्थिति में जल की समाप्ति होती है। तो अमीबा नहीं चाहता कि अपनी संतति को हम खो दें, इसलिए ये मल्टीपल फिजन करता है, यहाँ पे बहुखंडन करता है। बहुखंडन करेगा तो इसके बहुत से पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक और पार्ट्स बन जाए यहाँ पे, ठीक है। इसके 10-12 या जितने भी पार्ट्स बने, देखिएगा ध्यान से। तो ऐसे मान लीजिए कि इसमें हम अमीबा जो है बहुखंडन विधि में ऐसे 10,000 अमीबा बना रहे हैं। कितना हज़ार, 10,000 अमीबा, 10,000 अपने आप को खंडित करके बना रहा है। तो 10,000 में अगर एक भी अमीबा आगे जाकर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो वैसे स्थिति में अमीबा, देखिए यहाँ पे हमने कहा कि मान लीजिए कि प्रतिकूल स्थिति यानी जल की कमी हो रही हो, जिस प्लांट में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ पे जल की कमी हो रही हो, और वैसे स्थिति में 10,000 अमीबा अगर ये खंडित करके बना रहा है, तो 10,000 में एको को कौन अगर जल में पहुँचते चला जाए कहीं पे किसी जल में, तब तो ये अपनी संख्या को बढ़ा सकता है ना जी। अगर इसमें से कोई एक भी अमीबा जल से बाहर निकल कर, मतलब उस जहाँ पे पानी सूख रहा है वहाँ से निकल के ये बाहर किसी दूसरे जल में एंट्री मार दे, तो वैसे स्थिति में ये जो अमीबा है ये अपनी संतति को बढ़ा सकता है, अपनी संतति यानी अपनी टीम को नष्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो जब पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है ना, जब ये जलीय में रहता है जल में, तो जब पानी सूखना स्टार्ट होता है तो वैसे स्थिति में अपने आप को ये बहुखंडन करता है, ताकि कोई एक भी अमीबा का पार्ट किसी दूसरे जल में जाके एंट्री मार दे, ताकि इसकी जनसंख्या बनी रहे, ठीक है। तो ये आप आई होप समझ गए आप यहाँ पे। तो द्विखंडन की प्रोसेस करता है जब जल में उपस्थित हो, जब इसके लिए अनुकूल स्थिति, अनुकूल वातावरण हो, ठीक है। जबकि बहुखंडन करता है कब, जब ये प्रतिकूल वातावरण में शामिल हो तब, ठीक है। तो आई होप अब ये समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा और लैंगिक जनन की जो विधि होता है द्विखंडन, इसके बाद जितने भी 5 और भी सारे और लैंगिक जनन के विधियाँ हैं, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, ताकि आप सब इस वीडियो से लाभ ले सकें, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक